हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो पीवाईक्यू सॉल्व कराए थे वो आपने देखे हैं कि नहीं देखे? अपने तरफ से देखे या मैंने वीडियो में भी सॉल्व करा दिए, क्लास दे दी आप लोगों को सॉरी। तो उसमें देख सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मेन जो आपको जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है ना, वो पीवाईक्यू देख के ही होगी। अगर आप सोचो कि हम पढ़ लेते हैं और हो जाएगा, तो नहीं होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन फ्रेम करना नहीं आएगा। तो आज हम अभी 200 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए पिछले 2 दिनों में। और आज हम क्या करेंगे कि अभी तक जितने संविधान संशोधन हुए हैं और यूपीपीसीएस में जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल अभी तक पूछे गए हैं, उनका एक जगह मैंने पीडीएफ बनाई है, कंपाइल किया है, उनको बहुत मेहनत लगी है। वो भी आज देखते कोशिश करेंगे कि उसको भी करवा दे, क्योंकि आपको ढूंढना थोड़ा टफ होगा। तो वो काम मैंने आपके लिए बहुत आसान कर दिया है। तो अब अभी क्या पढ़ लेते हैं, अभी संशोधन पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम क्या करेंगे, जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो आइए, सबसे पहले तो भारतीय संविधान के किस भाग में संशोधन के बारे में दिया गया है? भाग 20। ये भी याद रख लेना है कि किस भाग में दिया गया है, 20। और अनुच्छेद कौन सा है? 368। कौन सा अनुच्छेद है? 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। किसको है? संसद को। संसद को किसकी शक्ति प्राप्त है? संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, बशर्त क्या है कि उसके बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? उसका जो मूल ढांचा है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये किस में कहा गया था? केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? 1 से लेके 106 तक संविधान संशोधन के बारे में हम लोग जानेंगे, और उसमें भी जो महत्वपूर्ण होंगे उन पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। और जिसमें अनुसूची कौन सी जोड़ी गई? 9, क्योंकि जब हमारा संविधान बना था उस समय कितनी अनुसूचियां थी? 8। तो ये 9वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया? भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा संरक्षण क्या किया गया? इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर तर्क संगत प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया। और इसमें क्या हुआ? भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण दिया जाए, कि अगर भूमि सुधार के लिए कोई कानून बना दिया गया है तो क्या नहीं कर सकते? आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, अब क्या आया? 7वां संविधान संशोधन। ये कब आया? 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्यों की कौन सी श्रेणियां थी? ABCD श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कितने बनाए गए? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। क्या किया गया? 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए क्या बना दिया जाएगा? मतलब जरूरी नहीं है कि एक राज्य का अपना अलग उच्च न्यायालय हो, 2-3 राज्यों को मिला के भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ये प्रावधान किसमें किया गया? 7वां संविधान संशोधन। और इसमें एक और प्रावधान किया गया था कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बन सकता है, और वो व्यक्ति उस राज्य का नहीं होगा जिस राज्य का वो राज्यपाल बनाया गया है। क्योंकि अगर वो उस राज्य का होगा, कि हो सकता है, जैसे मान लो कि नागालैंड में क्या होता है, नागा अपने अलग किसकी अलग देश की मांग करते रहते हैं कि हमें एक नागा देश चाहिए, यानी कि नागालैंड को बिल्कुल सेपरेट चाहिए। अगर मान लो कौन होगा? राज्यपाल वहीं के हो, और उन्हें लग जाए वो CM, अगर सेंट्रल में किसी की और की गवर्नमेंट है और नागालैंड में किसी और पार्टी की सरकार है, तो वो क्या करे? सारे लोग मिलके और अपने से ही सब कुछ कानून बना ले, सब कुछ करके और सेपरेट कर सकते हैं। तो इसलिए क्या किया गया कि उस राज्य का राज्यपाल नहीं होगा, किसी दूसरे राज्य से उसको भेजा जाएगा। वो क्या होता है?
वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। अब क्या आया, 9वां संविधान संशोधन 1960। भारत पाकिस्तान का जो समझौता हुआ था 1955 के तहत, बेरूवाड़ी यूनियन जो केस आया था, ये कहा के थे पश्चिम बंगाल का भारतीय क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया। मतलब क्या था, पहले क्या था कि जो अभी बांग्लादेश है वो तो 1971 में टूटा है ना, तो ये पहले क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था ना, जो बाद में 1971 में हमारी इंदिरा गांधी जी जो उस समय प्रधानमंत्री थी उनने सपोर्ट किया और पाकिस्तान के क्या करा दिए, 2 टुकड़े करा दिए। तो जो जिसको अभी वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं, बांग्लादेश। तो क्या किया गया था कि 1955 में एक समझौता हुआ था और उसमें जो पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से बिल्कुल लगा हुआ एरिया है ना पश्चिम बंगाल, तो जो भारत में पाकिस्तान का क्षेत्र था यानी कि पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र था, वो उसको क्या कर दिया गया था, सौंप दिया गया था। ये कौन से संविधान के संशोधन के तहत किया गया था, 9वां संविधान संशोधन। अब कौन सा आया, 14वां संविधान संशोधन 1962। पौंडीचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया तथा केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल का प्रावधान किया गया। क्या किया गया, इसको एक तो क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और विधानमंडल का प्रावधान किया गया। विधानमंडल कहाँ कहाँ है, अभी 3 राज्यों में है, एक दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये तीनों विधानमंडल के कौन निर्वाचित सदस्य उसमें वोट करते हैं। ठीक है। 15वां संविधान संशोधन 1963। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। किसकी, हाई कोर्ट के जो जज होंगे उनकी जो रिटायरमेंट की उम्र जो कितनी थी, 60 साल थी, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 62 साल कर दी। और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिब की कितनी है, वो 65 वर्ष है। तो ये भी याद रख लेना है। अब कौन सा आया, 21वां। 21वां क्या कहता है, सिंधी भाषा को क्या कहता है, ये सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में और 15वीं आधिकारिक भाषा के रूप में जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया, सिंधी भाषा को। जब हमारा संविधान बना था उस समय कितनी भाषाएं थी, 14। तो ये कौन सा संविधान संशोधन किया गया, 21वां संविधान संशोधन किया गया और इसको कौन सी 15वीं कौन सी आधिकारिक भाषा के रूप में किसको जोड़ा गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अब आया 24वां संविधान संशोधन 1971। संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में, किस सहित यानी कि जो फंडामेंटल राइट हैं उनको मिलाकर संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति पुष्ट की गई है, यानी कि शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति को संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य होगा। मान लो संसद क्या करती है, ये कौन सा 24वां संविधान संशोधन कहता है कि संसद क्या करती है, फंडामेंटल राइट में कोई संशोधन करती है और उसका क्या करना, उस विधेयक संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को सहमति देना अनिवार्य होगा। उसका राष्ट्रपति क्या नहीं कर सकते, विरोध नहीं कर सकते। ये कौन सा संविधान संशोधन कहता है, ये 24वां संविधान संशोधन कहता है। अब 25वां संविधान संशोधन क्या कहता है, ये कब आया, ये भी 1971 में आया। संपत्ति के मौलिक अधिकार को सीमित किया गया तथा अनुच्छेद 31C जोड़ा गया। क्या कर दिया गया, संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था इसको पहले तो क्या किया गया था, सीमित किया गया और इसमें क्या जोड़ा गया, 31C जोड़ा गया। क्योंकि 31 में था ना, जो 44वां संविधान संशोधन किया गया उसके बाद क्या बना दिया, संपत्ति का अधिकार क्या हो गया, 300A में जोड़ के। अभी आगे वो भी आएगा, वो भी डिटेल क्लियर करेंगे, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज कर जाओगे। इसमें क्या किया गया, इतना याद रखो कि 25वां संविधान संशोधन में क्या किया गया, संपत्ति के मौलिक अधिकार को सीमित किया गया और अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया, 31C। इस टाइप से अगर C लिखा है तो ये क्या है, स्वतंत्र आर्टिकल है। इसका मतलब A भी पहले से एग्जिस्ट कर रहे होंगे। 26वां संविधान संशोधन, पूर्व देशी रियासतों के राज्यों को प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार पूरी तरीके से समाप्त कर दिए गए। जो राजा थे
जिनकी रियासतें थी, उनके जो प्रीवी पर्स चल रहे थे, मतलब उनके विशेषाधिकार थे, उनको क्या किया गया, 26वां संविधान संशोधन द्वारा संशोधन लाया गया और उसके तहत क्या किया गया, जो उनके विशेषाधिकार थे ना, उनको पूरी तरीके से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। अब आया 35वां संविधान संशोधन। सिक्किम को क्या किया गया, सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर भारत संघ में सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। क्या था, सिक्किम क्या था, संरक्षित राज्य का दर्जा था सिक्किम के पास पहले, उसको समाप्त कर दिया गया और क्या, भारत में सहयोगी राज्य का क्या किया गया, दर्जा दिया गया। और फिर 36वां संविधान संशोधन 1975 में क्या हुआ कि सिक्किम को भारत संघ का 22वां पूर्ण राज्य बना दिया गया। कौन सा, 22वां। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिक्किम को भारत संघ में सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया तो 35वां संविधान संशोधन, और पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तो कौन सा, 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया, तो कौन सा संशोधन आया, वो आया 36वां संविधान संशोधन। अब आया सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, जिसको क्या कहते हैं, लघु संविधान, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन सा है, 42वां संविधान संशोधन 1976। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन से, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और क्या, अखंडता। ये कौन से शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए। नागरिकों के लिए क्या बनाए गए, 10 मौलिक कर्तव्य, भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का इसमें शामिल किया गया। नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी को क्या, मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। क्या किया गया कि मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी जाए, किसको, डीपीएसपी को। नए डीपीएसपी जोड़े गए, कौन कौन से, 39 का, 43 का और 48 का। अनुच्छेद जो 39 था डीपीएसपी का, उसमें कौन से, 3 नए आर्टिकल जोड़े गए और ये क्या है, स्वतंत्र आर्टिकल है। और ये आर्टिकल जब मैंने डीपीएसपी पढ़ाए थे तो उसमें बहुत डिटेल से इनको समझाया था। तो अगर नहीं आपको पता है कि 39 का में क्या दिया गया है, 43 का में क्या दिया गया है और 48 का में क्या दिया गया है, तो वो पिछली वीडियो आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आया 44वां संविधान संशोधन 1978। जनता पार्टी की सरकार द्वारा 42वें संविधान संशोधन में क्या किए गए, कुछ सुधार किए गए। अब क्या किया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर क्या कर दिया गया, 24 में क्या किया गया था, 24 में कर दिया गया था सीमित, जिसमें आर्टिकल 31C जोड़ा गया था। उसमें क्या मौलिक अधिकार था, उसको क्या कर दिया था, सीमित। अब इसमें क्या कर दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया। किसको बना दिया गया, संपत्ति को। और क्या किया गया है, आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। पहले क्या था, जो हमारा आपातकाल है, इमरजेंसी, वो किस में दिया गया है, वो है आर्टिकल, कौन सा है आर्टिकल, आर्टिकल 352 में क्या दिया गया है, नेशनल इमरजेंसी के बारे में दिया गया है। तो उसमें क्या है, बाह्य आक्रमण, युद्ध। और तीसरा शब्द क्या है, पहले क्या था, इसके 44वें संविधान संशोधन से पहले क्या था कि आंतरिक अशांति, जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी 1975 में, उन्होंने किस बेस पे लगाई थी, क्योंकि जो जयप्रकाश नारायण का जो जेपी मूवमेंट चल रहा था वो संपूर्ण क्रांति के नाम से, तो उन्होंने इसी बेस पे तो लगाई थी कि आंतरिक अशांति हो रही है हमारे देश में, तो उन्होंने वो लगा दी थी। तो उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो कोई भी प्रधानमंत्री कभी क्या कर सकता है, इमरजेंसी लगा सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि इसमें संशोधन किया और सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा। और उन्होंने क्या किया था, इंदिरा गांधी ने, कि उनको जो राष्ट्रपति थे उस समय, उनको फोन लगा के कह दिया था कि हाँ सारे मंत्री तैयार हैं और आप क्या कर दो, मतलब उस पर सहमति दे दो। तो उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का, किसका, मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट का क्या होगा,
लिखित में लेना पड़ेगा कि हाँ वो लोग चाहते हैं कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है, सशस्त्र विद्रोह हुआ है, मतलब संशोधन करके सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण या क्या हुआ है, युद्ध की स्थिति चल रही है देश में, तो आपातकाल घोषित किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, वो लिखित में होना चाहिए। ये किसमें कहा गया, ये कहा गया किसमें किसमें कहा गया, ये 44वें संविधान संशोधन में। ये क्या है, राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सलाह पर आपातकाल घोषित कर सकते हैं। और अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होंगे, क्योंकि उस समय क्या कर दिया गया था, मोस्टली लोग जो कुछ बोल रहे थे उनको जेल में डाल दिया गया था, और वो किसी तरीके जो हमारे फंडामेंटल राइट थे वो पूरी तरीके से सस्पेंड हो गए थे। तो अब नहीं होंगे, 20 और 21 तो रहेगा। अब क्या आया, 52वां संविधान संशोधन 1985, दल बदल विरोधी कानून। दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान करने के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 8 अनुसूची थी, 9वीं कौन सा, भूमि सुधार और वो सब, वो कौन सा हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, उस समय कौन सी जोड़ी गई, 9वीं जोड़ी गई। और ये क्या, दल बदल, तो ऐसे याद कर लो, दल बदल मतलब 10। और संविधान संशोधन कौन सा था, 52वां संविधान संशोधन, क्योंकि उस समय किसी की भी क्या थी कि सरकार ऐसी नहीं थी कि बहुत मतलब 5 साल तक कंटिन्यू, किसी की 6 महीने, किसी की 2 साल में सरकारें क्या हो रही थी, गिर जा रही थी, क्योंकि कोई भी जिसको जिधर लग रहा था कि अच्छा इसकी सरकार बनेगी तो वो लोग उधर ही चले जा रहे थे, जैसे आया राम गया राम वाली कंडीशन चल रही थी। और दल बदल को मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, तो उसको भी आप देख सकते हो कि किसकी सदस्यता रद्द होगी, किसकी नहीं होगी, क्या इसका प्रोसेस है दल बदल में, तो वो सब भी पढ़ा दिया है। अब आया 61वां संविधान संशोधन 1989। ये क्या कहता है, लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में मतदान की आयु जो 21 से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। ये क्या किया गया कि अब पहले क्या था कि 21 वर्ष का कोई व्यक्ति होगा तभी वो क्या कर सकता, मतदान कर सकता है। तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया कि ये आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी। अभी क्या है, जो भी 18 वर्ष का जो व्यक्ति हो गया है वो क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है, उसको वोटिंग राइट मिल जाएगा। 69वां संविधान संशोधन 1991, दिल्ली को क्या किया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा दिया गया, और 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। क्या किया गया, ये भी पूछा जाता है, ये दोनों आर्टिकल, दोनों क्या है, ये तीनों, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको बहुत अच्छे से आपको रटा हुआ होना चाहिए। अब आया 71वां संविधान संशोधन, इसमें कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में किसके बारे में दिया गया, भाषाओं के बारे में दिया गया। तो कितनी थी, 14। 15वीं हमारी कौन सी जोड़ी गई, सिंधी थी। अब कौन सी जोड़ी गई, इसको ऐसे एक ट्रिक से याद कर लो, नमक NMK, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को क्या किया गया, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो अब इस समय कितनी हो गई, मतलब ये 71वां संविधान संशोधन 1992 में कितनी हो गई थी, 18 हो गई थी, अभी 22 है ना, तो आगे भी इनको जोड़ा गया है, अभी आएगा वो भी। 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज संस्थाएं, पंचायती राज्य को क्या मिला, संवैधानिक दर्जा मिला। और भाग कौन सा है, 9, और अनुसूची कौन सी है, 11वीं। क्या हुआ, ये भी 73वां, 74वां, 52, 61, 69 और 73 और 74। हालांकि महत्वपूर्ण तो सभी हैं, लेकिन इनको तो याद रखना बहुत जरूरी है। वैसे नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए कि आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो पंचायत के चुनाव होते हैं मुखिया के या प्रधानी के, तो उसमें वो कौन से संविधान संशोधन के तहत लाया गया था, तो वो पता होना चाहिए कि 73वां संविधान संशोधन। अब आया 74वां संविधान संशोधन, तो ये शहरी निकाय के बारे में बात करता है, यानी कि नगर पालिकाओं के बारे में,
इसमें संशोधन के तहत क्या किया गया, शहरी स्थानीय निकायों को क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। और भाग कौन सा, 9 का जोड़ा गया। और अनुसूची कौन सी थी, 12वीं अनुसूची। तो जब हमारा संविधान बना था उस समय कितनी अनुसूचियां थी, उस समय 8 अनुसूची थी। उसके बाद 9वीं भूमि सुधार के लिए 10वीं कौन सी, दल बदल लाया गया, उस समय जोड़ी गई। 11वीं पंचायत और 12वीं कौन सी है, 12वीं ये नगर पालिका। तो अभी कितनी है वर्तमान में अनुसूचियां कितनी है, 12 है और भाग कितने हैं, 22 है। अब आया 77वां संविधान संशोधन। सरकारी नौकरियों में एससी और एसटी के पदोन्नति के लिए आरक्षण का प्रावधान। मतलब इसमें कहा गया कि केवल जब नौकरी, जब कोई वैकेंसी आई है उसमें भर्ती होने के लिए आरक्षण नहीं दिया जाएगा, उनके प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जाएगा। ये कौन सा संविधान संशोधन कहता है, 77वां। और अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया, अनुच्छेद 16(4)A जोड़ा गया। 84वां संविधान संशोधन 2001। लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन पर रोक 25 वर्ष के लिए, यानी कि 2026 तक। यानी क्या किया जाएगा, अब डिलिमिटेशन का समय आ गया है। लेकिन अब आप सोचिए कि अब अगर जनसंख्या के आधार पर हमारे क्या लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें बनाई जाएंगी तो हमारे सांसद कितने होंगे, लोकसभा में लगभग कितने हो जाएंगे, 800 के प्लस। तो आपको लग रहा है कि किसी कानून पे चर्चा होगी, क्योंकि उसमें लोकसभा में एक सिस्टम होता है। अभी उनका शशि थरूर जी ने इसके बारे में बोला है कि अगर इससे तो क्या होगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। क्योंकि उसमें होता क्या है कि जिसकी पार्टी की जितनी ज़्यादा सीटें होती है उन्हीं को ज़्यादा बोलने का टाइम दिया जाएगा। तो मान लो अब क्या है, कोई पार्टी को कितनी सीट मिली है, 200-300 सीट मिली मान लेते हैं, ठीक है, उसको बोलने का टाइम ज़्यादा मिलेगा। और जिसको 10 सीट मिली है तो उसका तो कभी नंबर ही नहीं आएगा 5 साल में, तो फिर वो अपने उसका प्रतिनिधित्व क्या करेगा। तो इसके लिए ये होना चाहिए कि विधानसभा मतलब विधायकों, और अगर गांव है तो पंचायत, और शहर है तो नगर पालिका, उनके कामों को डिवाइड कर देना चाहिए कि उस जो वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ की जो पब्लिक है, उसको किसके पास नहीं, सांसद के पास नहीं जाना चाहिए, वो अपने विधायक के पास जाए अपना काम को लेके। तो और विधायक वहाँ के अपने सांसद को, वो कह रहे हैं कि अगर 20 लाख जनता पे, 20 लाख पॉपुलेशन पे क्या होगा, एक अगर सांसद होगा तो वो कैसे अपना जनप्रतिनिधि का वो अपना जो क्या उसको बोलेंगे, मतलब उसका जो अपना कार्य है वो कैसे करेगा, अपना प्रतिनिधित्व कैसे दिखाएगा। कि 20 लाख लोगों का तो करना संभव नहीं, लेकिन कर सकते हैं ना, विधायिका को बढ़ा दो ना, विधानमंडल में सीटें बढ़ा दो, तो उससे क्या हो जाएगा कि अगर लोगों की समस्याएं हैं तो विधायक तक पहुंचेंगी। और विधायक मान लो एक, अब 20 लाख लोग हैं, 20 लाख पे एक लोकसभा है, ठीक है, और वो उसका डिवाइडेशन कैसे कर दिया, 4-4 लाख पे कर दिया, तो 5 विधायक है, 5 विधायक जाके अपनी बात को किसको बता देंगे, अपने सांसद को बता देंगे। और सांसद क्या करेंगे, अपने उसमें जब सत्र चलेगा उस समय वो अपनी बात रख देंगे। अगर मान लो 800 प्लस हो जा रहे हैं तो वो पूरा उनका क्या होगा, किसी चीज पे अगर हल्ला हंगामा, तो वो तो फिर लड़ाइयाँ ही होंगी, और तो कुछ हो नहीं सकता है। किसी बिल पे तो चर्चा होना पॉसिबल नहीं है ना। तो ये सब चर्चा में चल रहा है। और नॉर्थ इंडिया की जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि उनकी पास तो सीटें बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, तो साउथ इंडिया वालों की तो बात सुनी ही नहीं जाएगी। उनको, साउथ इंडिया वालों को तो यही डर लग रहा है कि हमारी इकोनॉमी, जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु बहुत अच्छा काम कर रहा है हर चीज़ में, वो उसको ले लो, चाहे ये क्या होते हैं, क्या नाम, उद्योग डेवलप करने में ले लो, या फिर जीडीपी में ले लो, तमिलनाडु का बहुत अच्छा काम है ना। और साउथ इंडिया के लगभग सभी राज्य, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, पॉपुलेशन को उन्हें कम किया है, कंट्रोल किया है। तो क्या होगा, अब अगर नॉर्थ इंडिया में देखा जाए, बिहार को ले लो, बिहार एक क्या है, गरीब राज्य है, बिल्कुल बीमारू राज्य जिसको बोलते हैं। अब उसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, यूपी की ले लो, ऑलरेडी कितनी है, 80 सीटें तो है ही, और बढ़ेगी तो कितनी हो जाएंगी। यूपी के पास तो 130 से 130 के आसपास सीटें पहुंच जाएंगी, और केरल के पास कितनी होंगी, 30-32 सीटें होंगी। तो ये तो बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा ना उन लोगों के साथ।
तो इसलिए भी इस पे बहुत विवाद है। अब देखो क्या होता है, क्या सरकार इसका बीच का रास्ता निकालती है। कुछ तो निकालना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इतनी सारे सांसदों को बढ़ाना चाहिए। अगर एक मैच्योर डेमोक्रेसी लानी है तो शायद ये इसमें पॉसिबल नहीं होगा कि 800 प्लस सांसद बनाए जाए। अब आया 86वां संविधान संशोधन 2002, शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 का। इसमें क्या किया गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या किया जाएगा, मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार। और क्या किया गया, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा, 86वां संविधान संशोधन 2002। ये पूरी डेट भी याद रखनी है। और मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज में 11वां जोड़ा गया है, 10 थे। और शिक्षा का अधिकार किस में रख दिया गया, 21A में। ये स्वतंत्र आर्टिकल है, न कि 21 का क्लोज है, क्लोज नहीं है, ये स्वतंत्र आर्टिकल है। ये भी क्लियर कर लो आप लोग। अब आया 89वां संविधान संशोधन 2003, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का विभाजन कर 2 पृथक आयोग बनाए गए। कौन कौन से, NCSC अनुच्छेद 338 और NCST अनुच्छेद 338 का। ये कब लाया गया, 2003 में। अब आगे 89 तक। अब कौन से, 91 से लेके 106 तक ये कौन से आधुनिक संशोधन है। अभी कुछ कितने साल में हुए, 22-23 साल में ये किए गए। उनके बारे में अब पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पीछे से भी बनते हैं और यहाँ से तो हमेशा आते ही रहते हैं। इक्यानवेवां संविधान संशोधन 2003, मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा और विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 15% यानी कि 15% तक सीमित किया जाएगा। छोटे राज्यों में न्यूनतम 12। और दल बदल विरोधी कानून को सख्ती से क्या करा जाएगा, बनाया जाएगा। क्या होगा, मान लो 100 कौन है, सांसद है, 100 का 15% कितना हो गया, 15 सदस्य क्या बनेंगे, मंत्री बनेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है आपने क्या कर लिया। मान लो एक गठबंधन की सरकार बनी और वहाँ पे किसी के 20 सदस्य हैं, किसी के 30 हैं, किसी के 15 हैं, और हर कोई चाह रहा है कि हमें मंत्री बनाया जाए, हमें मंत्री बनाया जाए। और आप सोच रहे हैं कि सरकार चलानी है तो भाई इनका गठबंधन तो करना पड़ेगा इनसे। तो उनको क्या करें, उनसे सपोर्ट लेने के लिए क्या करते होंगे लोग पहले, कि बहुत सारे मंत्री बना दे रहे। अगर बहुत सारे मंत्री बनेंगे तो उनके अलग से खर्चे भी तो आएंगे। तो वो सब चीज़ों को रोकने के लिए जो फालतू के खर्चे होंगे और बहुत सारा टाइम भी जाया होगा, तो उन सब से बचने के लिए क्या किया गया कि 15% मतलब 100 में से 15 व्यक्ति ही क्या बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। अब उनको सोचना पड़ेगा कि किस व्यक्ति को बनाया जाए, किसको नहीं बनाया जाए। तो अब आया 92वां संविधान संशोधन। इसमें क्या, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को क्या किया गया, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अब कितनी हो गई टोटल, 22 भाषाएं। पहले कितनी जोड़ी गई, 24 में एक जोड़ी गई, कौन सी, सिंधी। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन आया, उसमें कौन कौन सी जोड़ी गई, 3 जोड़ी गई। अब इसमें कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इसमें कितनी, 4 जोड़ी गई। तो अब कितनी हो गई, 22 भाषाएं जो वर्तमान में अभी हैं हमारे संविधान में। कितनी है, 22 भाषाएं। 97वां संविधान संशोधन 2011, सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव। सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण दिया गया। 19(1)(c) मतलब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C। और क्या, DPSP 43B और भाग कौन सा जोड़ा गया, 9C।
इसमें क्या क्या जोड़ा गया इसके लिए, एक तो डीपीएसपी में भी इसको जोड़ा गया, 43 खा जोड़ा गया, और मौलिक अधिकार में 19 का क्लॉज 1 और सब क्लॉज सी जोड़ा गया उसमें। और भाग कौन सा जोड़ा गया, 9 में क्या है, पंचायत है, 9A में क्या है, नगर पालिका है, और 9B में क्या जोड़ा गया, 9B में सहकारी समितियां। अब क्या आया, 99वां संविधान संशोधन 2014, न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया जाएगा, यानी कि NJAC का गठन किया जाएगा। ये कब लाया गया 2014 में, और 2015 में क्या किया गया, इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। यानी कि जो अभी तक क्या होता है, जजों की नियुक्ति कैसे होती है, कॉलेजियम के तहत होती है। कॉलेजियम में कितने होते हैं, 3 अन्य जज और 1 मुख्य जज होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि अगला कौन सा व्यक्ति जज बनेगा, यानी कि CJI बनेगा, और बाकी सभी जजों की भी नियुक्ति ऐसे ही होती है। तो सरकार ने सोचा कि इसमें थोड़ा हम भी हस्तक्षेप करते हैं, हमारी तरफ से भी व्यक्ति होने चाहिए, तो उन्होंने क्या कर दिया, इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। कब, 2015 में। अब कौन सा आया, 100वां संविधान संशोधन 2015। भारत और बांग्लादेश के बीच क्या हुआ था, ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौता लागू किया गया था। क्या कि कुछ क्षेत्र, कुछ गांव भारत के थे, वो बांग्लादेश में थे, और बांग्लादेश के वो भारत में थे। तो उसको क्या किया गया, जो बांग्लादेश के एरिया में थे वो बांग्लादेश को दे दिए गए, और किसमें, जो भारत में थे बांग्लादेश वालों के, वो भारत ने अपने पास रख लिए। ये कब किया गया, 100वां संविधान संशोधन 2015 में इसको लाया गया। अब कौन सा आया, 101वां संविधान संशोधन 2017, GST लागू किया गया, और ये प्रभावी कब हुआ, 1 जुलाई 2017 से। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको क्या इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। इसको इकोनॉमी में बहुत डिटेल से पढ़ते हैं कि किस पे आप जो खा रहे हो, बिस्किट खा रहे हो, उस पर भी इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हो, क्या GST दे रहे हो। आप कुछ भी खाने पीने जो भी काम कर रहे हो, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो जॉब वगैरह करते हैं वो लोग क्या देते हैं, उनकी अगर एक फिक्स अमाउंट है, उससे ज़्यादा अगर उनकी सैलरी आती है तो पूरे साल की एनुअल, तो उस पर क्या देते हैं, वो डायरेक्ट टैक्स देते हैं। और ये सब क्या है, GST क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। अब आया 102वां संविधान संशोधन 2018, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, और क्या किया गया, 338 खा, यानी कि 338 खा अनुच्छेद जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 102वां संविधान संशोधन। अब कौन सा आया, 103वां संविधान संशोधन 2019। ये क्या कहता है, जो EWS लाया गया, जो आर्थिक रूप से क्या है, कमजोर है, वो सरकारी नौकरी में क्या दिया जाएगा, और किसमें, शैक्षणिक संस्थानों में क्या दिया जाएगा, 10% का आरक्षण लागू होगा। जो कौन है, अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, उनको वो क्या है, आर्थिक रूप से अगर पिछड़े हैं तो उनको 10% का आरक्षण, यानी कि EWS के तहत उन्हें सीटें अलग से उनके लिए रिजर्व कर दी गई है। अब 104वां संविधान संशोधन 2020, लोकसभा और विधानसभाओं में SC ST आरक्षण को क्या कर दिया गया, 10 वर्ष के लिए इसको बढ़ा दिया गया है, यानी कि 2030 तक। और आंग्ल भारतीय जो एग्लो इंडियन का मनोनयन करते थे, उनको क्या कर दिया गया है, लोकसभा में 2 व्यक्ति और विधानमंडल में 1 व्यक्ति, उनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन। एग्लो इंडियन होता कौन है, कि कोई व्यक्ति है, उसकी मदर तो इंडियन है, लेकिन फादर कौन है, यूरोप की किसी कंट्री से आते हैं, किसी कंट्री के हैं, उन दोनों की शादी हुई तो उसके बच्चे होंगे, वो कौन होंगे, एग्लो इंडियन कहे जाएंगे। अब आया 105वां संविधान संशोधन 2021, इसका वो कहाँ गया डिटेल,
इसका हट गया शायद। अब 106वां संविधान, रुक जाओ, इसका है, इसको अलग से डिटेल में करा देंगे। इसमें 105वां संविधान संशोधन क्या कहता है, राज्य सरकार को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, कैसे, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को अपनी सूची तैयार करने की शक्ति दी गई है। किसको दी गई है, स्टेट को। स्टेट करेगा कि कौन सा व्यक्ति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, वो किसमें कहा गया है, 105वां संविधान संशोधन में ये कहा गया है, वो राज्य को क्या किया गया है, राज्य को अधिकार दिया गया है। अब आया 106वां संविधान संशोधन, ये कब आया, 2023 में, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभाओं में क्या करा जाएगा, महिलाओं को कितनी, 1/3 सीटें यानी कि 33% आरक्षण दिया जाएगा। किनको, महिलाओं को। अभी तक जो नहीं मिलता है, पंचायत में तो है 33% है, किसी किसी राज्य में तो 50% भी है, लेकिन जो बड़े बड़े लोकसभा संसद में नहीं है, उनको विधानसभा यानी कि विधानसभा और कहाँ, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में विधानसभा आई है, दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहाँ भी नहीं है, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, 1/3 का क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि 1/3 महिलाएं होना वहाँ भी जरूरी है, क्योंकि तभी तो महिलाएं सशक्त होंगी जब वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगी, उनकी एक प्रॉपर उनकी एक संख्या होगी। नहीं तो मान लो कितने 400 पुरुष हैं, उसमें 10 या 20 महिलाएं हैं, तो उनकी तो बात सुनी नहीं जाएगी ना। मतलब महिलाओं के लिए कानून बनाया जाएगा, लेकिन उसमें बनाएगा कौन, पुरुष। तो बहुत सारी समस्याएं तो जो महिलाएं हैं वही समझ सकती हैं ना, पुरुष तो नहीं समझ सकते, वो तो दूर से देख सकते हैं कि अच्छा ये होता है, इस आधार पे तो क्या होगा, हमारे कानून भी अच्छे तरीके से बनाए जाएंगे। तो ये सब क्या होगा, इससे और सशक्तिकरण और बढ़ेगा। अब आए कुछ सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है। चंपकम दोराई राजन केस कब आया, 1951 में। आरक्षण एवं मौलिक अधिकार, निर्णय क्या आया इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की तुलना में सर्वोच्च क्या है, सर्वोच्च है, क्या है, फंडामेंटल राइट। किसकी तुलना में, डीपीएसपी की तुलना में क्या है, सर्वोच्च है। अब क्या हुआ, जो पहला संविधान संशोधन आया उसने संसद में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से वर्गों हेतु विशेष प्रावधान और आरक्षण की क्या की गई, आरक्षण का प्रावधान किया गया, और अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया, 15 का क्लॉज 4 जोड़ा गया। अब कौन सा केस आया, शंकरी प्रसाद एवं सज्जन सिंह केस कब आए, कोर्ट ने माना कि संसद के अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी हिस्से में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। ये किस में कहा था, शंकरी प्रसाद में, लेकिन केशवानंद भारती में कह दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर से क्या नहीं कर सकते, छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उसके बाद कौन सा आया, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को पलटते हुए कहा कि मौलिक अधिकार अलौकिक हैं और संसद इनमें कटौती या संशोधन नहीं कर सकती। इससे पहले क्या कह दिया कि इनमें संशोधन किया जा सकता है। फिर क्या, मौलिक अधिकार क्या है, कोई बच्चा पैदा हुआ है उसका मौलिक अधिकार वहीं से उसके शुरू हो जाते हैं, तो इनमें क्या नहीं कर सकती, संसद कटौती नहीं कर सकती। अरे भाई, पानी पीने के लिए थोड़ी रोक सकते हैं, बात करने के लिए थोड़ी रोक सकते हैं, चलने फिरने, कहीं घूमने जाने, पूरे अपने देश में भ्रमण करने या विदेश जाने, ये सब क्या है, पढ़ने के लिए थोड़ी ना रोक सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट है, तो इनमें क्या नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते। संबंधित संशोधन क्या है, 24वां संविधान संशोधन 1971 में क्या हुआ कि संसद ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मौलिक अधिकारों को भी संशोधित करने का पूर्ण अधिकार है। क्या है, 24वां में क्या कहा था
कि उसमें भी संशोधन कर सकते हैं। लेकिन फिर आगे क्या होता गया, जैसे उस समय की परिस्थिति के हिसाब से कोई दूसरी बात की गई, फिर आगे लगा कि नहीं नहीं अब इस हिसाब से इसको चेंज कर देना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया है कि आगे जाते जाते अपने जो वर्डिक्ट दिए थे उनमें क्या किया है, संशोधन किया है। तो फिर आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें क्या ऐतिहासिक 13 जजों की पीठ थी, जो सबसे बड़ी पीठ थी। इन्होंने क्या किया, क्या कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत दिया गया था, कोर्ट ने गोलकनाथ मामले को तो बदला, लेकिन यह व्यवस्था दी कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, वे संविधान के मूल ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकती है, उसको नष्ट नहीं कर सकती है, न परिवर्तित कर सकती है। और क्या हुआ, लेकिन अभी तक बेसिक स्ट्रक्चर डिसाइड नहीं है, एग्जैक्ट क्या नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, एग्जैक्ट उसकी व्याख्या नहीं की है अभी तक कि क्या क्या चीजें किसमें आएंगी, बेसिक स्ट्रक्चर में आएंगी। हो सकता है कि कोई आगे मामला जाता है तो उसके बारे में भी क्या कर दे, वो एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि जब केस कोई जाता है उसी के बाद वो क्या करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। संबंधित संशोधन 42वां संविधान संशोधन, सरकार ने न्यायिक समीक्षा को सीमित करने का प्रयास किया, जिसे बाद में क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। क्या किया, न्यायिक समीक्षा को क्या करने का प्रयास किया, सीमित करने का प्रयास किया। अब कौन सा आया, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस 1975। इसमें क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने 39वें संविधान संशोधन के उस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया, जिसे प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था। न्यायिक समीक्षा को मूल ढांचा माना गया है। क्या हुआ था कि उन्होंने कहा था कि जो प्रधानमंत्री का चुनाव है वो क्या नहीं, न्यायिक समीक्षा में नहीं रखा जा सकता, लेकिन कब कर दिया गया, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस 1975 में। और सुप्रीम कोर्ट ने कौन से 39वें संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, वो भी किस में आएगा, न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगा। और न्यायिक समीक्षा को किस में रख दिया, क्या बता दिया, मूल ढांचा बता दिया, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया। मिनर्वा मिल्स केस 1980, ये केस जो पढ़ा रहे हैं इनकी डेट भी आपको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कूट में क्वेश्चन दे देते हैं, इधर दे देंगे इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस, मिनर्वा मिल्स केस, और कौन सा केशवानंद भारती केस, बेरुवाड़ी केस, और सामने उसके क्या लिख देंगे, ईयर लिख देंगे, 1973, 1960, 1980, 1975। अगर आपको डेट याद नहीं है तो आपका 100% क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो ये डेट भी याद रख लेनी है। तो इसमें क्या कहा गया, मिनर्वा मिल्स केस में कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच संतुलन, क्या संतुलन यानी कि बैलेंस संविधान का मूल ढांचा है। कुछ कुछ चीजों को तो बता दिया कि क्या क्या मूल ढांचे में आएंगी, लेकिन पूरे तरीके से उन्होंने क्या नहीं किया, एक्सप्लेन नहीं किया है। जैसे चीजें आती रहेंगी वैसे क्या करते रहेंगे, वो एक्सप्लेन करते रहेंगे। सीमित संशोधन शक्ति स्वयं मूल ढांचा है, अतः संसद असीमित संशोधन शक्ति का दावा नहीं कर सकती। मतलब एक सीमा में रह के ही संशोधन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाके किसी भी उसमें वो संशोधन कर दें, अपने अनुसार क्या कर दें, अपने फायदे के अनुसार उसको घटा बढ़ा दे, तो ऐसा नहीं कर सकते। अब कौन सा आया केस, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, अनुच्छेद 21 का विस्तार। निर्णय क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्राण एवं दैहिक, कौन सा आर्टिकल 21 में क्या दिया गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसकी क्या की, व्यापक व्याख्या की, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में विधि की सम्यक प्रक्रिया को सहमति माना, समाहित माना। क्या किया कि उन्होंने कहा कि देखो आर्टिकल 21 क्या देता है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार देता है, जीने का अधिकार देता है, क्या गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, स्वच्छ पानी का अधिकार देता है, सोने का अधिकार देता है,
राइट टू प्राइवेसी देता है, यानी कि निजता का अधिकार देता है। और क्या देता है, विदेश जाने का भी अधिकार देता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, हमें बहुत सारे, क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि मेनका गांधी कहीं विदेश जा रही थी और उनका क्या किया गया था, पासपोर्ट छीन लिया गया था। तो वो कोर्ट में चली गई थी। उन्होंने कहा था कि क्या एक नागरिक को विदेश भी नहीं जा सकता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि आर्टिकल 21 यानी कि फंडामेंटल राइट बना दिया। ये किसको बना दिया, विदेश जाने का अधिकार, इसको किस में रख दिया, आर्टिकल 21 में रख दिया। तो आज हमने महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन अभी तक हुए उनको कंप्लीट कर लिया है। और क्या किया, जो महत्वपूर्ण केस थे उनको देख लिया, डिटेल में देख लिया है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब कल हम क्या करेंगे, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं अभी तक जो आए यूपीपीसीएस में, मोस्टली यूपीपीसीएस में बार बार रिपीट हुए हैं, या फिर एक भी बार अगर कोई भी आर्टिकल पूछा गया है, तो पहले तो बाकी सब जानने से पहले ना जो उन्होंने पूछा है उसको पता होना चाहिए। उसके बाद जो चीज़ें बचेंगी पूरा तो पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन जो चीज़ें आ चुकी हैं उनको भी जानना है। क्योंकि जो चीज़ एक बार जो क्वेश्चन आ गया है ना, जो टॉपिक पूछ लिया गया, अगर वहाँ से क्वेश्चन आता है वो गलत हो रहा है आपका, तो आप फाइट से ऑलरेडी बाहर हैं। तो वो सब चीज़ें आपको पहले तैयार होनी चाहिए। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण आर्टिकल पढ़ेंगे। और आज हमने क्या पढ़ लिया है, आज हमने महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 106 तक कंप्लीट कर लिया है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। आप 2-3 बार क्लास देखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।